नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा संविधान से संबंधित है, यानी संविधान के मसौदे से संबंधित है, संविधान के प्रारूप से संबंधित है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक व शेयर सब्सक्राइब कर देना जी। तो इससे पहले हमारी बात हो चुकी थी दोस्तों, संविधान के बारे में जो जितनी समितियां बनी थी उनके बारे में हो चुकी थी। ये जो समिति है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी चर्चा हम अलग से कर रहे हैं। जो पहले इससे पहले वाली वीडियो में संविधान की बाकी समितियों की चर्चा हो चुकी थी। संविधान पे जो सदस्य चुन के आए थे उनके बारे में चर्चा हो गई थी, और जो मनोनीत हुए थे उनके बारे में, उनका आधार क्या था, उनके बारे में चर्चा की थी। और उससे पहले जो हमारा ब्रिटिश ताज का शासन था उसके बारे में चर्चा की। और उससे ब्रिटिश ताज से पहले जो कंपनी का शासन है उसकी बात की थी। कंपनी के शासन से पहले जो हमारा मुगल काल था उसके बारे में बात की। तो लगभग ये 7वां भाग है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ताकि इसको आपको संविधान आसानी से समझ आ जाए। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जी। इससे काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न आए भी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट भी करते रहना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को चैनल के साथ जुड़ना जो टेलीग्राम का है, ताकि आपको पीडीएफ समय समय पर मिलती रहे और नियमित टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सको। तो चलिए हम बात करते हैं आज की जो मुख्य है, यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है? जब संविधान लागू हुआ था जी, तो संविधान का जो स्ट्रक्चर बनाना था उसके लिए एक समिति गठित की गई थी जिसे प्रारूप समिति का नाम दिया गया था। अब हुआ क्या था कि संविधान जो बनेगा उसका प्रारूप, यानी उसका जो कच्चा प्रारूप होगा वो किस तरीके से होगा, यानी वो किस तरीके से बनेगा, इसीलिए बनाया गया था। तो इस समिति को प्रारूप समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, और पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। अब ये जो पांडुलेखन है समिति, पहले किसी को पता नहीं था कि पांडुलेखन समिति किसे कहा गया, तो इसी को ही कहा गया, इसी को ही प्रारूप समिति कहा गया, इसी मसौदा समिति कहा गया। मसौदा भी एक तरीके से ये जो इकट्ठा किया होता है उसे मसौदा ही बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जी। कहने का भाव अर्थ है कि अपने को प्रारूप समिति का ही याद नहीं रखना, यही इसी के सारे नाम इसी के ही है। अब बात आती है इसकी गठन के बारे में, बात आती कि इसकी गठन कैसे हुआ था, उसके बारे में चर्चा करते हैं जी। तो इसका गठन हुआ था जी 29 अगस्त 1947 को। देखिए जी, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है। टोटल कितने हो गए? 29 अगस्त। यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है। तो 29 अगस्त को ये कमेटी गठित की गई थी। ये की गई थी 1947 को। ये खाली ट्रिक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जोड़, मैंने सिर्फ इनको जोड़ करके ऐसे बताया कि ये कई सी भर्तियों में उसकी तारीख का भी पूछा गया है। तो आपको तारीख भी याद रखनी है जी कि कितनी तारीख थी, पर्टिकुलर समय भी, यानी 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी गठित की गई थी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं इसके संबंध में कि इसमें कितने सदस्य थे। जो हमारी प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी है, मसौदा समिति, उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें सदस्य थे 7 सदस्य थे। अब यहाँ प्रश्न आ जाता है कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। प्रश्न ऐसे भी बहुत बार पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसमें अन्य सदस्य कितने थे? तब 6 करके आना है जी। अगर अध्यक्ष सहित पूछे तो 7 करना है, अध्यक्ष का नाम लेकर अलग से पूछे तो 6 करना है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना मित्रों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में उलझाने के लिए पूछा है, घुमा के पूछता है ये जो एग्जामिनर होता है। तो अपने को घूमना नहीं है, अपने इस तरीके से करना है जी। आगे हम बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो अगर पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष पूछ ले, मसौदा समिति का अध्यक्ष पूछ ले, या प्रारूप समिति का, या ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ही वही होता है, तो किसी का पूछ ले तो उसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए जी, भीमराव अंबेडकर जी अपने भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे जी। उन्होंने लॉ की कई डिग्रियां थी उनके पास, इसीलिए ये काम उन्हें दिया गया था कि संविधान आप बनाइए। अब उनकी सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों को शामिल किया गया था, उनके नाम भी जरूरी है। इस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके नाम बहुत जरूरी है। तो जो दूसरे सदस्य थे वे थे जी गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे थे जी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे हमारे जी मोहम्मद सादुल्ला। और जो पांचवें थे वो थे जी के एम मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी। देखिए जी, जिन्ना की हट थी कि जब
संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। तो जिन्ना के मन में ये बात हो गई कि मुस्लिम लीग अल्पमत हो गई, इसीलिए उसने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो उसकी एक तरीके से सोच थी कि इसमें सारे ही कांग्रेस के सदस्य होंगे जी। लेकिन वो उसकी एक हठ धर्मिता थी, एक धर्म के प्रति। तो ऐसा कुछ नहीं है, 208 सदस्य थे, लेकिन एकमात्र कांग्रेसी थे इस मसौदा समिति यानी संविधान बनाने वाली कमेटी में, वो भी के एम मुंशी थे जी। बाद में दूसरे चुन के आते वो अलग बात है, लेकिन पहले इनका देखते हैं जी। तो के एम मुंशी के बाद में और थे जी बी एल मित्तल और डीपी खेतान जी। डीपी खेतान और बी एल मित्तल जी, ये 7 सदस्य थे जी, जिनको अपने याद रखना है। अब इनको याद कैसा रखा जाएगा वो देखो जी। अब देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सारे जानते हैं, इनको छोड़ो। पहले भगवान यानी गोपाल कृष्ण जी का नाम है गोपाल जी। पहले भगवान, हिंदुओं के भगवान, फिर कृष्ण जी आ जाएंगे। पहले 2 हिंदुओं के भगवान तो मुसलमानों के भगवान मोहम्मद साहब आ जाएंगे। मोहम्मद साहब आने के बाद में आ जाएंगे मुंशी, आ गया मुंशी मित्तल खेतान। ऊपर भगवान नीचे शैतान, शैतान नहीं खेतान यानी डीपी खेतान जी। तो ऊपर भगवान यानी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे भी चौथे भी भगवान, मुसलमानों के भगवान मोहम्मद सादुल्ला। और पांचवें के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डीपी खेतान। तो इनको इस तरीके से याद रखना है सीक्वेंस में, ताकि आपको याद हो जाए। याद करने में क्या है जी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डीपी खेतान। अब हुआ क्या था जी, जो बी एल मित्तल थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनकी जगह उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और उनकी जगह पे एन माधवन जी आ गए थे। तो एन माधवन बाद में आए थे। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी जी आ जाते हैं। तो ये इसमें सदस्य शामिल हो जाते हैं, एन माधवन और टीटी कृष्णमाचारी। तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना जी। अब हुआ क्या था, ये घटना एक घटित हो गई थी। दुर्भाग्य था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ना, उनका चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से। यानी ये देखिए, ये जो हमारा भारत है, इस तरीके से भारत था, वो काफ़ी बड़ा था भारत। तो इनका जो हुआ था पूर्वी बंगाल से चुनाव हुआ था, यानी संविधान सभा में ये चुन के आए थे ना, पूर्वी बंगाल से आए थे। और विभाजन में हमने क्या किया, ये पाक आ गया। पाक ने हमने 2 टुकड़े हो गए थे, ये भी पाक था। तो ये जो हम जहाँ से अंबेडकर जी चुन के आए थे ना, इस क्षेत्र से, वो पाकिस्तान को दे दिए, यानी पूर्वी पाकिस्तान हो गया। यानी पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। तो पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसकी बात हो रही है। उस समय बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश 1971 में बनता है जी। तो ये पाकिस्तान में चला गया था। तो अंबेडकर जी बाहर हो गए संविधान सभा से। बाद में हुआ क्या था, यहाँ से बम्बई प्रांत सा, यानी महाराष्ट्र तो नहीं था उस समय, बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत के पुणे पुणे से एक सीट खाली की गई थी, अंबेडकर जी को वहाँ से चुनकर संविधान सभा में लाया गया था। तो उसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर जी का प्रारंभ में कहाँ से चुनकर आए थे। प्रारंभ में तो पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे जी। प्रारंभ में पूर्वी बंगाल से। अगर पूछे कि संविधान सभा में पूर्वी बंगाल का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपने पुणे क्षेत्र से कर देना है जी। तो पुणे रियासत से तो आप सोचोगे कि वो तो आ ही गए थे, उसके सीट किसने खाली की थी। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब उनका चुनाव बम्बई रियासत यानी मुंबई कर रखा है, मुंबई ना, उससे बम्बई था जी। बम्बई प्रांत के पुणे क्षेत्र था, वहाँ से, आप कीजिए गलत लिखता, पुणे क्षेत्र से एम आर जैकरे ने सीट खाली कर दी और वहाँ से दोबारा से चुन के आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में। क्योंकि अगर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो ये संविधान नहीं बनता था, इसीलिए उनको सीट खाली करनी पड़ी और वहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चुनकर आए थे जी। तो भारतीय संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो कहीं से देखा और ऐसे कर दिया, लेकिन भारत के इतने बड़े जो संविधान है उसमें उसको उसके अनुसार सेट करना बहुत बड़ा कठिन कार्य था, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया। वो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है जी। चलिए हम बात करते हैं जी आगे कि संविधान
जो हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया। कहने का मतलब है इसके कुछ अंग लागू कर दिए। अब कुछ अंग क्यों लागू कर दिए, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था कि हमने ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 को, तो 26 जनवरी को भी महत्वपूर्ण दिन बनाना था, यानी हम अपना संविधान 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसीलिए हमने 26 जनवरी को लागू करने के लिए सोचा था और इसके कुछ अंग हमने लागू कर दिए, जैसे नागरिकता है, चुनाव है, निर्वाचन आयोग वगैरह, वो कुछ अनुच्छेद जो थे वो हमने लागू कर दिए थे। तो संविधान अगर अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, अगर पूछे संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को जी। अब जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है वो कब होती है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, जिसमें अंतिम बैठक होती है। और संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, ये प्रश्न बहुत बार आया। कुल महिलाएं तो 15 थी, लेकिन जिस दिन संविधान पे हस्ताक्षर करने थे उस दिन महिलाएं कितनी थी, उस दिन 8 महिलाएं आई थी। बाकियों को जरूरी काम होगा जी, कोई आई नहीं थी। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी, वो 8 थी जी। और अगर हम बात करें कि संविधान में राजस्थान से कितने सदस्य थे, राजस्थान से या राजपूताना से कितने सदस्य थे, मित्रों अगर ये प्रश्न आ गया तो डिलीट होगा, क्योंकि जो हमारा वर्तमान राजस्थान तो था ही नहीं, हमारा वर्तमान राजस्थान तो 1956 में आया था। तो इसीलिए अपने इसको क्या करें, ये इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर वैसे पूछा आ जाए, राजपूताना आ जाए, तो 12 + 1 13 सदस्य कर देना। और मैंने 12 + 1 कैसे, यानी एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से थे, बाकी 12 सदस्य बाकी राजपूताना था वहाँ से थे। अब ये डिलीट कैसे होगा, डिलीट ऐसे होगा कि राजपूताना के अंदर भी अजमेर मेरवाड़ा अलग था, वो चीफ कमिश्नरी प्रांत था, इसीलिए 12 + 1 लिखा है जी। अगर आप करना चाहो तो आप अपने स्तर पर कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया जी। 24 जनवरी को 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जी। ये मैंने आपको बता दिया था कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कितने थे, 284 सदस्य थे जी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री थे। और संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था, अंतिम हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था जी। तो ये थोड़ा से महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी इसमें से अंगीकृत कब हुआ, संविधान सभा में जो अंतिम बैठक थी वो कब थी। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न आ जाते हैं कि 25 जनवरी भी आ जाता है, तो जनरल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो अंतिम 25 को ही होगी या 26 को होगी। नहीं जी, 26 को नहीं हुई थी, 25 को भी नहीं थी, 24 जनवरी अंतिम दिन था जो संविधान की बैठक का था जी। तो इस तरीके से अब ये प्रश्न महिलाओं वाला भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है रीट भर्ती में ये पूछ लें। इतने सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं जी रीट भर्ती में, लेकिन पटवार वगैरह परीक्षा है तो वहाँ पर कथन और कारण मिलाकर पूछते हैं जी। तो उसको अपने स्तर से देखेंगे। और साथ में आपका टेस्ट भी होता रहेगा, टेलीग्राम पर मैं टेस्ट सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ लिंक नीचे दे देता हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें जो संविधान के 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, यानी अंगीकृत 26 जनवरी को, 26 नवंबर को 1949 को, और लागू 26 जनवरी 1950 को। देखिए जी, संविधान दिवस हमने मनाना शुरू किया था 2015 से, हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था, यानी प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे, यानी उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी लागू क्या, अंगीकृत हुआ था, इसीलिए लागू में ही काउंट किया जाता है। तो हमने 2020 में जो संविधान दिवस मनाया है वो कौन से क्रम का था आपने बताना है जी। हाँ, ये आपने बता दिया था, जिन स्टूडेंट ने इसका उत्तर दिया वो साधुवाद के पात्र हैं। और कुछ विद्यार्थी हैं जो प्रत्येक वीडियो को देखते हैं और कमेंट नीचे ज़रूर करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, और कुछ छोड़ देते हैं। उसका देखो, अगर आप नहीं लिखते हो तो हो सकता है एक समय पर आप भूल जाओ, और परीक्षा में एक प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक प्रश्न आपको भर्ती के अंदर भी कर सकता है और बाहर भी कर सकता है, इसीलिए लापरवाही मत बरतें। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछा जाता है तो उसका उत्तर जरूर दें। अगर आपने उत्तर नहीं देना है, अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छी लगती है, यानी कहने का मतलब अगर आपको फ़ायदेमंद नहीं लगती है तो आप रिमूव कर दीजिए, कोई बात नहीं है, अपना समय मत नष्ट कीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप उत्तर दीजिए लिखित में, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना जी, और हमारा कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है जी।
चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। संविधान में सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछे तो किसका है जी? 1935 का अधिनियम है, उसका है। अब प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, 1935 के अधिनियम का। तो यहाँ 1935 का अधिनियम करना है, क्योंकि 1935 के अधिनियम की जो रूपरेखा थी उसी के आधार पर ही हमने अपना संविधान तैयार किया था। तो यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका मत करके आ जाना, ये गलत हो जाएगा आपका अगर ब्रिटेन और अमेरिका कर दोगे। सर्वाधिक प्रभाव हमारा 1935 के अधिनियम का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जब हमारा संविधान तैयार हो गया बनकर बहुत अच्छा, तो कुछ लोगों ने प्रशंसा की, कुछ लोगों ने आलोचना की। तो इन आलोचना व प्रशंसा को भी देखना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछे गए थे, आलोचना से संबंधित और प्रशंसा से संबंधित, तो इसको भी देख लेना है जी। हो सकता है रीट भर्ती में ऐसे आसान प्रश्न पूछ ले आराम से। बहुत ही सरल वीडियो है, इसको देखो जी आप। तो इसकी आलोचना व प्रशंसा किस किस ने की गई थी? तो सबसे बड़ी आलोचना बहुत फेमस है जिसके बारे में पूछा जाता है, ये तो आपको रीट में जरूर मिल जाएगा देखने को प्रश्न, कि भारत का संविधान उधार का थैला और गोंद का पिटारा है। ये बात किसने कही? ये किट्टी शाह ने कही थी जी। देखिए जी, ये किट्टी शाह वही व्यक्ति है जो 1952 के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और हार जाता है। तो यही व्यक्ति है जो आलोचना करता है। तो अब ये आलोचक होंगे, वो आलोचना ही करेंगे। तो केटी शाह 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति यही थे। जो पराजित हुए थे वो थे, जीते कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनको ध्यान में रखना जी। तो इन्होंने कहा था कि जो भारत का संविधान है, हमने जहाँ कहीं से जो चीज़ अच्छी लगी वो उठा के चिपका दी, हमारा कुछ तो खुद का तो कुछ है नहीं, यानी एक उधार का थैला ले लिया, जहाँ से अच्छा लगा वहाँ चिपका दिया। तो उन्होंने आलोचना की थी बहुत ही कड़े शब्दों में, जो कि नहीं थी, क्योंकि किसी भी देश का संविधान दूसरे पे सेट हो ये जरूरी नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि संविधान हम चाहे कितना भी अच्छा बना ले, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर संविधान कितना भी बुरा बन जाए, तो उसे अगर लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान अपने आप ही अच्छा हुआ। तो ये कुछ वाक्य थे डॉक्टर अंबेडकर जी के, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जी। आगे कहा है जी, आइवर जेनिक्स ने क्या कहा है कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। कहने का मतलब इतने इसमें अनुच्छेद, इतने आर्टिकल और इतनी धाराएं इंक्लूड कर दी है कि वकीलों के लिए तो सारी उम्र के लिए रोजी रोटी बन गई। यानी वकीलों के लिए कोई ना कोई धारा निकल के आती रहेगी, यानी लड़ाई झगड़ा होगा तो वकीलों का काम चलता रहेगा। क्योंकि हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है जी। इतना बड़ा कोई भी संविधान नहीं है। ये बात किसने कही? आइवर जेनिक्स ने कही थी जी, कि हमारा वकीलों के लिए स्वर्ग है जी। चलिए जी, आगे आलोचना की गई है, उनको देख लेते हैं। आलोचना की गई है प्रतिनिधि निकाय नहीं है, यानी जो यहाँ से सदस्य चुन के आए थे वो अपनी मन मर्जी से, जो उनके विश्वास पात्र थे उनको भेजा था। कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं है, यानी लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसके बाद संप्रभुता का अभाव, यानी संप्रभुता का अभाव ऐसे बताया था कि जब संविधान सभा की बैठकें होती थी तो उन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो संप्रभुता कहाँ हुई? संप्रभुता का मतलब होता है किसी सर्वशक्ति अपने आप में नहीं तो होना, किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव ना होना। तो इसीलिए बताया गया कि संप्रभुता का अभाव था। कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी जैसे कांग्रेस चाहती थी वैसा ही होता था। ये आलोचना करने वाली बात है, इसमें से कई बातें सही नहीं है, लेकिन आलोचना करने वाले करते हैं जी। इसके बाद है जी समय की बर्बादी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही फालतू बना दिया, इतना बड़ा बना के छोड़ दिया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे जी। यानी इस भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका क्या मतलब हुआ इतना समय खराब करने का? तो ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो कि गलत है, समय की बर्बादी है। तो वो आलोचक थे, उनकी काम था जी आलोचना करना, उनकी ड्यूटी है जी, वो अपनी पूरी निभाते हैं जी। इसके लिए बताया जी वकीलों के लिए प्रभुत्व, यानी वकीलों के लिए प्रभुत्व, इतना बड़ा संविधान बना दिया है कि वकीलों की तो सारी उम्र के लिए रोजी रोटी बन जाएगी। मित्रों, अगर किसी भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने एलएलबी कर रखी है, आपको किसी भर्ती की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाओगे। इसीलिए बताया वकीलों का प्रभुत्व रहेगा। वकीलों का प्रभुत्व से मतलब है कि इसमें जितने भी संविधान बनाने वाले थे ना, वो सारे वकील ही थे, उनका प्रभुत्व था जी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे बताया गया जी हिंदुओं का प्रभुत्व। इसमें बताया गया कि हिंदू लोग ही ज़्यादा थे जी, हिंदुओं का प्रभुत्व। ये कुछ आलोचक थे
जो मुसलमान वगैरह थे वो उन्होंने कहा था कि यहाँ हिंदुओं का प्रभुत्व है। ईसाइयों ने जानबूझ के, जो अंग्रेज़ थे वो भड़काना चाहते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू जैसे चाहते थे वैसे ही हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है वो सभी के लिए समान है और सभी को पूर्ण रूप से सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई सिख है तो उसको भी अल्पसंख्यक होने के नाते जितने अधिकार मिलने चाहिए थे उतने मिले हैं। अगर आप किसी विदेश में चले जाओ, कहीं किसी भी देश का संविधान उठाकर देख लो, अल्पसंख्यकों को इतने अधिकार नहीं मिले हैं जितने भारत के संविधान में मिले हैं। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक कौन होते हैं। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो जिनकी जनसंख्या कम हो, यानी औसत से भी कम हो, तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे सिख हैं, फारसी हैं, जैनी हैं, बौद्धि हैं, तो ये मुस्लिम हैं, ये अल्पसंख्यक में आते हैं जी। चलिए जी, हम बात करते हैं। आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके अंदर 6 राज्यों के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात कही गई है। अब वो पूरी खबर पूरी आई नहीं है, कल तक पता चल जाएगा, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है, आप भी लोग उसको देख लेना जी। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसमें ऑस्टिन ने एक कोटेशन दी है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। यानी यहाँ पर सब कुछ एक एक दल है, उसी का ही प्रभुत्व है, वो जैसा चाहा उसने वैसा ही संविधान बनाया, ये ऑस्टिन ने बात कही है। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की भर्ती में ये प्रश्न आ चुका है जीके के पेपर में, तो ये ऑस्टिन के बारे में पूछा था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जी कि सभा ही एक संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और सभा ही भारत है, यानी कांग्रेस ही भारत है। यानी जो संविधान सभा में लोग थे ना वो कांग्रेस के ही थे, वो उन्हीं का ही दल था, उन्हीं का ही देश था, और वही बनाने वाले थे, वही था, उनका ही सब कुछ था। यानी उनके विरोधी तो कोई थे ही नहीं। विरोधी होंगे क्या, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी, तो सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस से ही होने थे इसमें। तो अब उन्होंने, ऑस्टिन ने ये कोटेशन दे दी तो दे दी, अब उन्होंने पता नहीं क्यों दी है उन्होंने, पर दे दीजिए। तो ये हमारा भारत का संविधान था जिसके बारे में अपने चर्चा की, और अब हम अंत में जाते जाते प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि भारत के जो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला प्रश्न तो ये है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। दूसरा जो प्रश्न है वो थे, मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, यानी दूसरा प्रश्न ये है कि मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उप समिति की बात कर रहा हूँ। और हमारा जो तीसरा है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जी। स्वतंत्रता यानी भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जी आपने। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर रह गया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हो वो ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।